जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग अब गॉड बन चुका है और बाकी सभी श्रेक डेविल्स भी सेट हो गए हैं और इन्होंने आपस में शादी कर ली है और फिर अब सभी श्रेक डेविल्स गॉड रियलम में पहुंच गए हैं अपने अपनी गॉड पोजीशन को इनहेरिट करने के बाद। अब हमारे सामने सीजन 2 आया है और अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जहां एक एक चीज की पास्ट स्टोरी आपको बताई जाएगी। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप उसे अंत तक जरूर देखना और फिर कमेंट में जरूर बताना कि आपको डिटेल में वीडियो पसंद है या फिर सिर्फ एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां एक घर में एक लड़का मेडिटेट कर रहा है और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है कि तभी वो लाइट ऊपर चली जाती है और तांग शैंग उसे नोटिस करता है। तांग शैंग गॉड रियलम में है और उसे समझ आ जाता है कि एक नए सितारे का उदय हो गया है, यानी एक नायक जन्म ले चुका है। वो अपने महल में आता है और जीवू से कहता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में परिस्थितियाँ यानी कंडीशन पूरी तरह से बदल गई है। वही जीवू उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी चिंता में क्यों हो, जिस पर पहले तो तांग शैंग ये पूछता है कि क्या ज़्याओ की सो गया है, जिस पर जीवू हाँ कहती है। तो वो अब उसे बताना शुरू करता है हर बार। असल में वो पहले यहाँ की हमें ज्योग्राफी समझाता है, अलग अलग प्लैनेट्स और रियलम में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है, इसलिए यहाँ गॉड रियलम में एक दिन अर्थ के एक साल के बराबर है। तांग शैंग दोलो कॉन्टिनेंट में और ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन इविलनेस और काइंडनेस के गॉड किंग्स के बीच जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए तांग शैंग को गॉड रियलम में आना ही पड़ा और वो यहाँ 20 सालों से अब रह रहा है। यहाँ के 20 साल का मतलब है कि धरती पर हजारों साल बीत गए हैं। धरती पर अब तांग क्लैन का अस्तित्व नहीं है। समय के साथ तांग क्लैन कमजोर होती गई और एक दिन खत्म हो गई। काइंडनेस और इविल के गॉड किंग धरती पर आ गए थे जब, और उनकी वजह से अर्थ की ज्योग्राफी बदलने लगी और अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेस होने लगी, जिससे धरती के दोलो कॉन्टिनेंट की जमीन 2 गुनी हो गई और बहुत सारी वहाँ साइड साइड से जो दूर दूर जमीन थी वो आपस में जुड़ने लगी। तांग शैंग अब मॉर्टल रियलम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसे देख सकता है। 4000 साल पहले वेस्ट के अंदर जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो दोलो कॉन्टिनेंट से जा टकराया और उसने कई कॉन्टिनेंट्स के साथ वहां जंग यानी युद्ध छेड़ दिया। दोलो कॉन्टिनेंट जिसके पास तांग शैंग के हिडन वेपन थे, उन्होंने सन मून कॉन्टिनेंट से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो सन मून कॉन्टिनेंट के आगे नहीं टिक पाए। तांग शैंग के टाइम पर यानी 10,000 साल पहले सिर्फ 2 ही एम्पायर थे, एक था तियानडो एम्पायर और एक था जिंगलो एम्पायर। लेकिन अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होने की वजह से यहाँ 4 एम्पायर क्रिएट हो गए हैं, जिनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इन सभी के पास आधुनिक हथियार है और ये इस कॉन्टिनेंट का शायद डार्क फेज है। तांग क्लैन को समय के पहिए ने निगल लिया, जिसकी वजह से तांग क्लैन की स्ट्रेंथ 4000 सालों में तबाह हो गई थी। मैं यहाँ गॉड किंग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तांग क्लैन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस क्लैन को मैंने अपने हाथों से बनाया था वो मेरे सामने ही टूट गई और इससे दर्द भरी बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन जीवू उसे और ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस ना लेने को कहती है और उसे समझाती है कि तांग क्लैन इसलिए टूट गई क्योंकि ये दुनिया प्रोग्रेस कर गई। तांग शैंग भी समझ जाता है और कहता है कि अब लगता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में अब एक सितारे ने जन्म लिया है और उसकी किस्मत तांग क्लैन के साथ जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। मैंने उसके भाग्य को और अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन अभी ज्यादा अंदर घुसने पर सब धुंधला धुंधला सा मुझे दिखा। शायद गॉड किंग्स किसी का भी भाग्य देख सकते हैं, इसलिए तांग शैंग ये सब कर रहा है। जीवू उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा दोलो कॉन्टिनेंट की बात किया करते थे और जरूर अब बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। अब फिर हम धरती पर दोलो कॉन्टिनेंट पर व्हाइट टाइगर क्लैन और उसके बड़े से महल को देखते हैं, जहाँ ड्यूक की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। ये पूरा एरिया जो हमें दिखाया जा रहा है वो ड्यूक का है। असल में ड्यूक उसको कहा जाता है जो यहाँ का राजा हो। सर जब भी मैं ड्यूक कहूँ
आप उसे राजा समझना। वहाँ के सैनिकों को अर्ली मॉर्निंग से ही पेट्रोलिंग यानी रखवाली पर लगा देते हैं और वो किसी चीज के खत्म होने की बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये चीज क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। वहाँ फिर उन्हें पेट्रोलिंग करते करते एक लड़का जिसका नाम हुओ यूहाओ है वो दिखाई देता है और वो सैनिक जब उसे पहचान नहीं पाते तो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ड्यूक के महल में आने की हिम्मत कैसे की तुमने। जिस पर जब वो ध्यान से उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये यंग मिस्टर दाई है, लेकिन वो गुस्से में कहते हैं कि अब से मैं अपना दाई नाम छोड़ रहा हूँ, अब से ये सिर्फ हुओ होगा जो कि उसकी माँ के ऊपर है। सैनिक पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, जिस पर हुओ कहता है कि मैं इस गंदी जगह को छोड़ रहा हूँ। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं। हाउ कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि कितने गंदे आदमी है वो फिर अपनी आई स्पिरिट से उन दोनों सैनिकों पर हमला करके वहाँ से चला जाता है और सैनिक देखते ही रह जाते हैं कि यंग मास्टर कहाँ चले गए। दूसरा सैनिक उसे रोकता है कि तुम उसे यंग मास्टर कहना बंद करो पहले तो, क्योंकि अगर डचेस यानी ड्यूक की पत्नी ने तुम्हें उसे यंग मास्टर कहते हुए सुन लिया तो वो तुम्हें 3 इंच कम कर देगी यानी तुम्हारा सर काट देगी। असल में किसी को भी असलियत में हुओ का पास नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और सब इसे राजकुमार यानी यंग मास्टर क्यों कहते हैं और कुछ लोग इसको हेट क्यों करते हैं। ड्यूक यहाँ आने ही वाले हैं, इसलिए सैनिक फिर से जल्दी से पेट्रोलिंग पर लग जाते हैं। वहीं हम ड्यूक को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे हैं और वो कुछ टेंशन में है और कुछ सोचते हुए आ रहे हैं कि तभी उन्हें हुओ की झलक दिखती है और जब वो आंख मूंदकर फिर से ठीक से देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। असल में वहाँ हुओ है और वो पेड़ के पीछे छुप गया है और वो याद करता है कि कैसे डचेस यानी महारानी ने उसके साथ बुरा किया और उसकी माँ को इतना जलील किया। महारानी ने उसे और उसकी माँ को महल से निकाल दिया और शेड में रहने पर मजबूर किया। वहाँ उन्होंने बहुत बुरी हालत में अपना गुजर बसर किया। वहाँ उन्हें अच्छे खाने पीने की भी सुविधा नहीं दी जाती थी और उनके लिए ये एक काल कोठरी के समान था और इस वजह से उसकी माँ कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन का शिकार होती गई और एक दिन बेहोश हो गई और अब वो अपनी आखिरी सांस गिनने लगी थी। वो बहुत रो रहा था और जब उसका नाम दाई हुओ था वो यूहाओ को रोने से मना करती है और उसे व्हाइट टाइगर डैगर देती है और कहती है कि तुम व्हाइट टाइगर ड्यू के बेटे हो, तुम इस खंजर को अपने पास रखो हमेशा और अपनी जिंदगी हमेशा अच्छे से जीना। ये कहकर वो आंखें बंद करके इस संसार से विदा ले लेती है और यूहाओ अपनी माँ के मरने के बाद बहुत रोता है और फिर जब उसकी सोल पर 10 पर पहुंच जाती है तब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकलकर सोल रिंग हासिल करेगा और बहुत बड़ा सोल मास्टर बनेगा। अब इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है और अब स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। उसने पक्का मन बना लिया है कि चाहे उसे 20 साल लग जाए या 50 साल लग जाए वो अपनी माँ का नाम क्लियर करके रहेगा और उन्हें एक नोबल महिला के रूप में संसार में विख्यात करेगा और सारे लाछन उन पर से हटाएगा। असल में उसकी माँ बहुत समय पहले ड्यूक की मेट थी और ड्यूक का मेट पर दिल आ गया जिससे उनका अफेयर शुरू हो गया और इस अफेयर के चलते उनका एक बेटा हुआ जो यही हुओ है। ड्यूक तो हुओ को बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन जब वो युद्ध में चला गया तब ड्यूक की असली पत्नी जो कि महारानी है उसने इन दोनों के साथ जानवरों जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। उसे हुओ एक थ्रेट नजर आने लगा, इसलिए उसने उसकी माँ और उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया और फिर तभी से उसने अपने बाप का सरनेम जो कि दाई है वो हटा दिया और अपनी माँ का सरनेम जो कि हुओ है वो लगा लिया। अब स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ चलते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं। वो अलग अलग रास्तों पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और लगातार 6 दिन चलने के बाद वो स्टार दो फॉरेस्ट के नजदीक पहुंच जाता है। स्टार दो फॉरेस्ट सबसे बड़ा जंगल है और वो यहाँ का मैप देखने लगता है ताकि अपने लिए सोल बीस्ट मार सके। एक सोल रिंग लेने के बाद वो सोल वॉरियर से सोल मास्टर बन जाएगा, इसलिए वो फुल मोटिवेटेड है आगे बढ़ने के लिए। उसका पानी खत्म हो जाता है इसलिए आगे तालाब पर वो पानी भरता है और वहीं वो फिशिंग करता है। फिशिंग करते करते वो व्हाइट टाइगर डैगर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और मेरी माँ मुझे उनका बेटा क्यों बता रही है। मैं कभी ये स्वीकार नहीं करूँगा कि वो मेरे पिता है।
वो अब अपनी स्पिरिट आइज का यूज करता है और फिशेस को लोकेट करता है और एक भाला जो उसने लकड़ी से बनाया है उसे पानी में देकर मारता है और 2 मछलियां सीधे उस भाले से लगकर बाहर आ गिरती हैं और वो उनको पकड़कर अब खाने लगता है। उसने पकाकर खाना शुरू भी नहीं किया था कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या तुम इन फिशेस को बेच रहे हो? ये तो बहुत टेस्टी लग रही है, कितने की दोगे तुम मुझे ये? इस पर हुओ स्माइल करता हुआ कहता है कि तुम इससे फ्री में ले सकती हो। ये सुनकर वो तुरंत उसकी फिश लेकर खाने लगती है, लेकिन तभी उसका दोस्त आता है जो बहुत जेंटलमैन लग रहा है और वो कहता है कि अभी इस लड़के ने तो इसका एक बाइट भी नहीं खाया है और तुम इसका छीन कर खाने लगी। वो इस पर मजाक में हंसते हुए कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो ना। वो खुश होकर उसके दोस्त को भी फिश ऑफर करता है, जिस पर वो कहता है कि पहले तुम खाओ और अगर बचे तो तुम हमें दे सकते हो। और क्या तुमने ये फिशेस नदी से पकड़ी हैं? जिस पर वो हाँ कहता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारी हैं, तुम ले सकते हो। वो अब ले लेता है और उसे अपना नाम बीबी बताता है और इस लड़के का नाम तांग्या है। वो भी उन्हें अपना इंट्रो यानी परिचय देता है और तांग्या को ये फिश बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो तो 7वें आसमान पर चढ़ जाती है। ये 15-16 साल की चुलबुली लड़की है और ये टैंक सेक्ट से बिलोंग करती है। ये सब साथ में बढ़िया फिश खाते हैं और अब वो उनसे विदा लेकर जाने लगता है। बीबी पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर जब वो स्टार तो फॉरेस्ट बताता है तो बीबी कहता है कि वो तो पास में ही है। वो उसे रास्ता बता देता है, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद बीबी सोचने लगता है कि जरूर ये सोल रिंग लेने के लिए वहाँ जा रहा है, लेकिन इसकी सोल पावर तो वीक है अभी। वो अपनी लाइफ को वहाँ इतने खतरनाक जंगल में जाकर रिस्क में क्यों डाल रहा है? हाँ, अभी हुओ की सोल पावर कम है, जिस वजह से ये अभी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी ये फुल डिटरमाइंड है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पौधे और झरने हैं और उनको क्रॉस करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। वो काफी अंदर इस जंगल में आ जाता है, लेकिन वहाँ एक जगह उसे किसी जानवर के अपने पास आने की आहट आती है और तभी पीछे से एक बड़ा बंदर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बचने की कोशिश करता है और वो उसे डॉज करता जा रहा है। बंदर भी उसके पीछे पड़ गया है और हुओ को दिक्कत हो रही है। बंदर अपने मुंह से एक बार निकालकर उस पर अटैक करता है और वो अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके उससे बचता है और व्हाइट टाइगर सक्सेसफुली उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अब वहां से भागने लगता है, लेकिन बंदर फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। वो अपने पैरों से उसे बचने की कोशिश करता है और फिर वो डैगर को उसको घुसा देता है, जिससे बंदर दर्द के मारे उसे दूर फेंक देता है और अब गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो आई स्पिरिट का यूज करके उसे लोकेट करता है और फिर डैगर को उसको मारने लगता है। जब भी वो डैगर का यूज करता है उसके अंदर से एक लाइट जलती है, यानी ये डैगर एक खास डैगर है। वो बीस्ट वहीं मर जाता है, लेकिन अब वो भी बहुत वीक हो गया था और उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी। वो एक पेड़ के किनारे बैठता है और उस बीस्ट के अंदर से व्हाइट सोल रिंग निकलती है, लेकिन अभी हुओ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके। इस बड़े से बंदर को विंड बेबून कहते हैं और इसकी सोल रिंग उसके सामने है, लेकिन तभी वहाँ एक आइस वॉर्म स्पिरिट बीस्ट उसके सामने आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंड आ रही थी, जिससे वो वही जम जाता है और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस, ये सोल लैंड 2 सोल लैंड 1 जैसा ही अच्छा है और अब इसकी यहाँ से सोल मास्टर बनने की जर्नी स्टार्ट होगी और ये टैंग शैंग से कैसे जाकर कनेक्ट होगा वो ट्विस्ट आपको जरूर पसंद आएगा। इसका अगला एपिसोड सैटरडे को रिलीज होगा और अब से हम सैटरडे को ही सोल लैंड आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर सैटरडे से पहले आपको अगला एपिसोड देखना है इसका, तो वो एनिमे में नहीं पर कॉमिक में रिलीज हो गया है और उसे आप हमारी वेबसाइट मिस की एनिमी पर जाकर देख सकते हैं। कॉमिक की स्टोरी थोड़ी बहुत एनिमी की स्टोरी से अलग होती है, लेकिन इनका बात एक ही होता है। वहाँ हमने और ज्यादा डिटेल में ग्राफिक्स के साथ एक्सप्लेन किया है। सो आप मिस की एनिमी पर जाकर जरूर देखें। लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।